नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लेन्ड का एक और अंक। कई बार हम लंबे लंबे समय तक ये वीडियो नहीं बना पाते आपके लिए, पर कई बार ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं, ऐसी डेवलपमेंट्स हो जाती हैं कि हमें फिर से आना पड़ता है और एक ही दिन में 2 वीडियोस भी कई बार बनानी पड़ती हैं। आज उसी में दूसरी वीडियो भी हम बना रहे हैं और आज बात करेंगे डिलिमिटेशन की। डिलिमिटेशन वर्ड आपने 5 अगस्त के बाद कई बार जम्मू एंड कश्मीर के संदर्भ में सुना होगा। क्यों सुना होगा 5 अगस्त के बाद? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का बदलाव हुआ है। 5 अगस्त के बाद जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन चुका है। जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस का जो था वो भी हटा दिया गया। कई सारे और बदलाव हुए। इसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पेश किया गया जिसमें डिलिमिटेशन की बात की गई थी। डिलिमिटेशन दरअसल मोटा मोटी आपको बता दूं कि होता क्या है। डिलिमिटेशन एक दायरा डिसाइड करने की बात है। एक दायरा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन से दायरे में काम करेगी, यानी कि उसका दायरा कितना होगा, वो कितनी पॉपुलेशन पे ऑपरेट करेगा और कितनी कितनी उसकी बाउंड्री है, ये डिसाइड करना डिलिमिटेशन कमीशन का काम है और वही वो करेगा। डिलिमिटेशन कमीशन 6 मार्च सन 2020 को बना दी गई थी। उम्मीद थी कि पिछले 1.5-2 साल से जो लंबे समय से सरकार जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है, एक गवर्नमेंट नहीं है, तो डिलिमिटेशन हो जाएगी तो उसके बाद इलेक्शंस हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर को एक गवर्नमेंट मिल जाएगी जो यूटी है विद लेजिस्लेचर। लद्दाख में इलेक्शंस नहीं होंगे एमएलएस के, क्योंकि लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है जैसे चंडीगढ़ है। जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस होंगे जैसे दिल्ली में होते हैं, एक सीएम चुना जाता है, डिप्टी सीएम चुना जाता है, मिनिस्टर चुने जाते हैं वगैरह वगैरह। अब आज एक बड़ी डेवलपमेंट इसके हवाले से ये हुई है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब को ये कहा है कि कृपया कर हमें एसोसिएट मेंबर्स के नाम सजेस्ट कर दीजिए, हमें बता दीजिए ताकि हम डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को शुरू कर लें। क्योंकि 6 मार्च को ये फैसला लिया गया तो उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, तो कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये सारा कामकाज रुक गया, पर अब फिर से इस पर काम होना शुरू हो रहा है। इसके अलावा एसोसिएट मेंबर्स के अलावा डिलिमिटेशन कमीशन जिसको हेड कर रही हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, वो उनकी अध्यक्षता में ये डिलिमिटेशन कमीशन ने लोकसभा स्पीकर से कहा है कि पहले नाम एसोसिएट जो मेंबर्स हैं उनके बता दीजिए, साथ ही साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से जो डेटा हमें चाहिए, सेंसस डेटा सन 2011 का, वो भी हमें दिला दीजिए ताकि हम डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ कर जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर लें। अब डिलिमिटेशन होनी किस किस की है पहले वो बता दूं। डिलिमिटेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सन 2019 के मुताबिक जो 5 अगस्त को लाया गया था, उसके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली सीट्स की रीऑर्गेनाइजेशन होनी है, साथ ही माफ़ कीजिएगा डिलिमिटेशन होनी है, साथ ही साथ लोकसभा सीट्स की भी होनी है। यहाँ लोकसभा की सीट्स तो नहीं बढ़ाई जानी, पर लोकसभा का जो दायरा है सीट्स का, डिस्ट्रिक्ट इधर उधर करने का या फिर बाउंड्रीज बढ़ाने का या कम करने का, उसमें कुछ बदलाव किए जाने हैं। इस पर पुष्टि आ चुकी है। अब बात करें कि जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली सीट्स कितनी हैं, उससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अलावा 4 और नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पर डिलिमिटेशन कराई जानी है। उसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है और नागालैंड है। 2002 में जो कानून बनाया गया था उसको हटाया गया और उसको एक स्पेशल ऑर्डर से हटाया गया, नोटिफिकेशन लाएगी, एक बदलाव किया गया और उसके बाद अब जो अरुणाचल प्रदेश 28 फरवरी को एक बदलाव किया गया कि अब जहां पर ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट चारों में कहा गया था कि डिलिमिटेशन नहीं होगी, अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, नए अमेंडमेंट के मुताबिक डिलिमिटेशन कराई जाएगी और यही कमीशन उसको देखेगा। जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक होनी है, तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या कहता है उस पर बातचीत कर लेते हैं। सेक्शन 60 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कहता है कि असेंबली सीट्स, लेजिस्लेचर सीट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, जो पहले 107 थी उसको बढ़ाकर 114 कर लीजिए, यानी कि 7 सीट्स को बढ़ा लीजिए। अब आप कहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में तो सीटें इतनी थी ही नहीं, टोटल सीटें कुल मिलाकर हम 87 गिनते थे, अब 114 कहाँ से आ गई? 24 सीटें मिलती थी, माफ़ कीजिएगा 24 सीटें हमारी ऐड होती थी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। अब बात करें जो उसमें से 4 सीटें और आप निकाल दीजिए, तो 87 सीटों में से 4 सीटें निकाल दीजिए लद्दाख वाली, तो अब जम्मू कश्मीर के पास बची 83 सीटें, 7 और ऐड कर लीजिए, 7 और ऐड कर लेंगे तो 90 सीटें हो जाएंगी। 24 पीओके की ऐड कर लीजिए तो टोटल मिलाकर आंकड़ा बन जाता है 114, यानी कि टोटल मिलाकर ऐसा आंकड़ा बनता है। अब 83 में 7 ऐड करनी है तो 90 बनानी है
जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है वो पहले बता दें। जम्मू में आंकड़ा है 37 सीटों का और कश्मीर में है 46 सीटों का। जम्मू की और कश्मीर की ये हमेशा से एक लड़ाई भी रही है कि जम्मू में सीटें क्यों कम है, इसलिए वहाँ का सीएम बनता है, और ये एक मांग लगातार रही है कि जम्मू में और कश्मीर में सीटों की बराबरी हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से डिलिमिटेशन की मांग लगातार उड़ती रही। पर दो चीज़ों पर मांग की गई, पहला एसोसिएट मेंबर्स पर, दूसरा किया गया कि आप हमें 2011 के सेंसस दे दीजिए, डिटेल दे दीजिए, ताकि हम 2011 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन करा दें। एक पूरा का पूरा वर्ग जम्मू में ये कहता है कि आपको जम्मू क्या कश्मीर में भी 2011 के सेंसस के मुताबिक डिलिमिटेशन नहीं करानी चाहिए, क्योंकि कई सारे बदलाव 2011 के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ज़्यादातर मांग उठती है कि 2011 के बाद जम्मू की पॉपुलेशन बढ़ी है और पॉपुलेशन भी एक आधार होता है डिलिमिटेशन करने का। अगर कश्मीर 2011 के मुताबिक अगर दिया गया तो कश्मीर को फिर से फ़ायदा हो जाएगा, वगैरह वगैरह तर्क अपने हिसाब से आ रहे हैं, पर इन्होंने शायद उसको कंसिडर नहीं किया और मांग की कि डिलिमिटेशन कमीशन जल्द से जल्द इस पर फैसला ले ले। एक मांग ये भी है कि क्या, एक माफ़ कीजिएगा मांग नहीं, एक क्वेश्चन हर बंदे के दिमाग में ये भी है कि क्या अगर जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन होती है, 7 सीटें बढ़ाई जाती हैं, तो जम्मू को कितना फ़ायदा होगा, कश्मीर को कितना फ़ायदा होगा। फ़ायदे की बात तब की जाएगी जब पता चलेगा कि पॉपुलेशन कितनी है, बाउंड्रीज किस तरह से डिसाइड होंगी और बेसिस मोटा माटी क्या आ जाएंगे पूरी तरह से, फिर हम उस पर चर्चा भी कर लेंगे अच्छे से। पर अगर इसका डेटा के हिसाब से बात करें जो हमारे पास उपलब्ध है 83 सीट्स का, 83 सीट्स में अगर 7 सीटें बढ़ाई जाती हैं, जम्मू में भी अगर पूरी की पूरी 7 सीटें बढ़ाई जाती हैं तो 37 + 7 हो जाएंगी 43 सीटें। फिर भी जम्मू में ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी, कश्मीर में तब भी 46 सीटों के साथ कश्मीर ज़्यादा सीटें रहेगा, और टोटल अगर 90 सीटों में से 46 सीटें कश्मीर ले गया तब भी उनके पास मेजॉरिटी होगी। तो ये सोच लेना कि जम्मू को फ़ायदा होगा, कश्मीर को फ़ायदा होगा, कश्मीर को नुकसान होगा, जम्मू को नुकसान होगा, इन चीज़ों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। सिर्फ ये चीज़ें जो बताना मैं चाहता था, ये तर्क ऐसे देना चाहता था कि इस पर अच्छे से गवर्नमेंट डिसीजन भी ले रही है, अच्छे से काम भी कर रही है, और इस समय ज़रूरी है कि हम जम्मू और कश्मीर की पॉलिटिक्स को छोड़कर जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिस्कस करें कि जम्मू कश्मीर किस तरह से डेवलप करेगा, जम्मू कश्मीर से जो प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी बड़ी जो दिक्कतें जम्मू कश्मीर हमेशा झेलता है, वो किस तरह से उसको डील करेगा, जम्मू कश्मीर के जो युवा है उसको जॉब किस तरह से मिलेगी, जम्मू कश्मीर का जो एक स्टूडेंट है वो अच्छी से अच्छी पढ़ाई कैसे करेगा, जम्मू एंड कश्मीर का जो एक बाशिंदा है उसको हेल्थ सर्विसेज कैसे अच्छी से अच्छी मिलेंगी, जम्मू एंड कश्मीर का जो व्यक्ति अगर उड़ी के किसी सेक्टर में रहता है कश्मीर के, और जम्मू के अगर वो चनाब वैली में रहता है या पीर पंजाल के किसी सेक्टर में रहता है, केरन सेक्टर में रहता है, वो बालाकोट सेक्टर में रहता है, तो उस व्यक्ति को किस तरह से वहाँ तक सड़क पहुँचाई जाए, वहाँ तक एक एक एवेन्यूज़, एक एक फैसिलिटीज़ पहुँचाई जाए, इन सब को अब देखना होगा, बजाय इसके कि हम जम्मू और कश्मीर की लड़ाई में तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा लेने। तो वैसा नहीं करना है, हम सबको सज्जन तरीके से, सही तरीके से बातचीत हर चीज़ पर करनी है, सोचना है, विचार करना है, क्रिटिसिज्म भी करना है, पर किसी भी चीज़ को एक पैमाने से कभी भी नहीं तोलना है। हर चीज़ को तोलेंगे तो हमें समझ आएगा कि नफ़ा नुकसान दोनों में है, एक चीज़ में नहीं है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही था। बाकी एपिसोड के लिए, खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।